हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ पढ़ते हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपका आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया। वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है दिया आपका छंदोग्य उपनिषद, ऑप्शन बी दिया आपका इस उपनिषद, ऑप्शन सी दिया आपका महाउपनिषद और ऑप्शन डी दिया आपका बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, तो किसकी बात कर रहा है? उपनिषद। उपनिषद मतलब क्या होता है? समीप आकर बैठकर, मतलब समीप बैठकर ज्ञान लेना क्या कहलाता है? आपका उपनिषद। ठीक है, अगर पूछे उपनिषद की संख्या कितनी है, कैसा चाहिए? उपनिषद की संख्या, टोटल उपनिषद कितने हैं? टोटल 108 उपनिषद है। कितने हैं? 108 उपनिषद हैं। ठीक, 108 आपके उपनिषद हैं। ठीक है, अगर पूछे इसे मतलब ये 3 भागों में बटे हैं। कैसे? एक है आपका 4, 2 है, फिर है आपका 4 2 6 हो गया, फिर 102 हो गया, 4 2 6। और 4 कितने मतलब कौन है? ये 4 जो उपनिषद आपके किस में है? ये आपके गद्य में लिखे गए। किसमें? गद्य में। 4 आपके गद्य में लिखे गए हैं। और 2 की बात करें तो यह पद, गद्य और पद्य दोनों में है। पद्य प्लस गद्य दोनों में है। और 102 जो है आपके, ये आपके 102 आपके कितने किस में है? आपके पद्य में है। किस में है? पद्य में। ठीक, ये आपके 3 भागों में बटे हुए हैं जो आपके उपनिषद हैं। ठीक, कितने हैं टोटल उपनिषद? 108 उपनिषद हैं। 4 की बात करें, 4 है आपका गद्य और ये 2 है आपका गद्य और पद्य, और 102 क्या है? आपके पद्य हैं। ठीक है, अगर हम इन चारों की बात करें, इसकी जो मतलब गद्य उपनिषदों की संख्या कितने हैं? 4 हैं। इन चारों का अगर नाम की बात करें, इन चारों की नाम की बात करें तो एक आपका कठ उपनिषद, क्या है? कठ उपनिषद। एक है आपका इस उपनिषद, कठ उपनिषद। एक है आपका इस उपनिषद। एक है आपका श्वेताश्वर। कौन सा है? श्वेताश्वर उपनिषद। कौन कौन से हो गए? कठ हो गया, इस हो गया, श्वेताश्वर हो गया। एक है आपका मैत्रेयी। क्या है? मैत्रेयी उपनिषद। मैत्रेयी उपनिषद। और हम गद्य और पद्य की बात करें, गद्य और पद्य में कौन कौन से, एक कौन दो हैं मतलब गद्य और पद। तो एक है आपका प्रश्न उपनिषद, प्रश्न उपनिषद। एक है आपका केन उपनिषद, एक है आपका केन उपनिषद। गद्य और पद में 2 उपनिषद हैं, प्रश्न और केन। गद्य में कौन है? गद्य में कितने हैं? 4 हैं, कठ, ईश, श्वेताश्वर और मैत्रेयी। ठीक है, अगर पूछे सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? सबसे छोटा उपनिषद की बात करें तो ये आपका मांडुक्योपनिषद। क्या है? मांडुक्योपनिषद। मांडुक्योपनिषद। ठीक, मांडुक्योपनिषद क्या है? ये आपका सबसे छोटा उपनिषद, सबसे छोटा उपनिषद है। अगर पूछे सबसे बड़ा उपनिषद कौन है तो सबसे बड़ा उपनिषद आपका बृहदारण्यक उपनिषद। यह क्या है? सबसे बड़ा उपनिषद है। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो किसमें किया गया? किया गया आपके महाउपनिषद में। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत के समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई कितनी है? लगभग कुल लंबाई कितनी है? किसकी बात मतलब द्वीपों सहित, मतलब द्वीप सहित भारत के समुद्र तट की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है दिया आपका 15,200 किमी, ऑप्शन भी दिया आपका 61 किमी, ऑप्शन सी दिया आपका 7,516 किमी और ऑप्शन डी दिया आपका 5,717 किमी। 5,717 किमी। तो किसकी बात करें? लक्षद्वीप सहित की अगर हम बात करें, यानी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी द्वीप सहित अगर से तट की बात करें कितनी लंबाई है? कितनी लंबाई है? तो यह आपका कितना 7,516.6 किमी, 5,716.6 किमी। ये आपके द्वीप सहित भारत की तटीय लंबाई है। अगर पूछे सिर्फ तट की लंबाई पूछे, भारत की तटीय द्वीप को छोड़कर पूछे, तो टोटल क्या हो जाएगा आपका 6100 किमी। कितनी हो जाएगी? 6100
किमी, ये सिर्फ तट है, ठीक, ये सिर्फ तट की लंबाई है 6100 किमी। अगर पूछे द्वीप सहित तो हो जाएगा 7516.6 किमी, 5716.6 किमी, ठीक। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, क्या है ये आपके भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की स्थलीय टोटल सीमा कितनी है 15,200 किमी, 15,200 किमी भारत की स्थलीय सीमा है, ठीक है। अगर हम इसे मैप पे देखें, ठीक, ये आपका मैप देखिए पहला पूछा था कि यहाँ से ये आपका तटीय यहाँ से लगता है आपका तटीय, मतलब जो समुद्र इधर है आपका अरब सागर, इधर है आपका बंगाल की खाड़ी, और ये दिया आपका अंडमान निकोबार है, क्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। और यहाँ पर है आपका लक्षद्वीप, ठीक। तो इनकी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार सहित ये जो तट है आपके गुजरात के जो तट है, गुजरात के तट मतलब भारत की पूरी जो समुद्री सीमा की तटें हैं, और ये द्वीप सहित पूछा था, द्वीप सहित कितनी है 7,516.6 किमी था। और वैसे पूछे तो कितनी हो जाएंगी, वैसे हो जाए आपकी 6100 किमी, 6100 किमी। अगर द्वीप को नहीं लेंगे तो आपकी 6100 किमी है, ठीक है। अगर हम पूछे समुद्र तट से कितने राज्य मतलब स्पर्श होते हैं, मतलब तटीय राज्य कौन कौन से हैं, तटीय राज्य कितने हैं, तो टोटल कितने हैं आपके 9 राज्य हैं। तटीय राज्य की बात करें कितने हैं, तो आपके 9 राज्य हैं। कौन कौन से हैं, तो एक है आपका गुजरात, यहाँ पर है आपका गुजरात है, फिर आपका महाराष्ट्र है, गुजरात के बाद कौन सा है महाराष्ट्र है, ये आपका गुजरात है, फिर महाराष्ट्र, इसके बाद है आपका गोवा, यहाँ पर है कर्नाटक, केरल, यानी 5 राज्य आपके पश्चिमी तट पे हैं। और पूर्वी तट पे टोटल 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, ये आपके 4 राज्य, यानी टोटल 9 राज्य आपके क्या करते हैं तटीय सीमा बनाते, टोटल कितने 9 राज्य, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के मिक्स्ड डबल्स के विजेता कौन है, ऑप्शन दिया आपका लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस, ऑप्शन भी दिया आपका नोवाक जोकोविक और आर्यन सबलेंका, ऑप्शन सी दिया आपका सानिया मिर्जा और राहन बोपन्ना, ऑप्शन डी दिया आपका नोवाक जोकोविक और सानिया मिर्जा। किसकी बात कर रहा है, ये कर रहा है आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के मिक्स्ड डबल्स के विजेता कौन है, तो कौन है, ये आपके लुइसा स्टेफनी और राफेल मोटास हैं। कौन है, लुइसा स्टेफनी और राफेल मोटास, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन ए हमारा क्या है, ये सही आंसर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई हो, भारत की आर्थिक विकास दर जो है वो कितनी अनुमानित की गई है। ऑप्शन ए दिया आपका 6.4%, ऑप्शन बी दिया आपका 6.5%, ऑप्शन सी दिया आपका 6.6% और ऑप्शन डी दिया आपका 6.7%। ऑप्शन डी क्या दिया है 6.7%। तो अगर हम बात करते हैं 2022-23 के अनुसार 2023-24 के जो भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमानित मतलब अब भारत की आर्थिक विकास दर जो है वो कितनी अनुमानित की गई है, तो की गई है आपकी 6.5%, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई का त्यौहार है, जिसे निम्न में से किस त्यौहार के एक दिन के बाद मनाया जाता है, मतलब किस त्यौहार के एक दिन के बाद मनाया जाता है। ऑप्शन ने दिया आपका होली, ऑप्शन बी दिया आपका दीपावली, ऑप्शन सी दिया है दशहरा और ऑप्शन डी दिया गणेश चतुर्थी। ऑप्शन डी क्या दिया है गणेश चतुर्थी, ठीक है। अगर मुझे कब मनाया जाता है तो मतलब कब मनाया जाता है, नुआखाई उड़ीसा का जो सबसे बड़ा फसल कटाई का त्यौहार है, ये मतलब किस त्यौहार के एक दिन बाद मनाया था आपके गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है,
ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे उड़ीसा के और कौन कौन से प्रमुख फसल हैं, देखिए आपका यहाँ का क्या है उत्सव यानी त्यौहार कौन कौन से उड़ीसा के प्रमुख, देखिए आपका कौन सा रथ यात्रा, रथ यात्रा, फिर आपका धानु यात्रा, धानु यात्रा, रथ यात्रा हो गया, धानु यात्रा हो गया नुआखाई, एक है आपका रज पर्वा या राजा पर्वा, रज पर्वा, रज पर्वा, ये भी कहाँ के आपके उड़ीसा का, कहाँ का है उड़ीसा का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्न में से भारत में मंदिर स्थापत्य कला की 3 प्रमुख परंपरागत शैलियाँ कौन सी थीं, 3 प्रमुख परंपरागत शैलियाँ कौन सी थीं। ऑप्शन ए दिया आपका नागर, कलश एवं मंडप, ऑप्शन बी दिया आपका वेसर, द्रविड़ एवं रथ, ऑप्शन सी दिया आपका नागर, वेसर एवं द्रविड़, ऑप्शन डी दिया आपका नागर, विमान एवं शिखर, नागर, विमान एवं शिखर। तो अगर हम पूछे स्थापत्य कला की 3 प्रमुख परंपरागत शैलियाँ कौन सी थी, ये थी आपकी कौन सी, नागर, वेसर एवं द्रविड़, नागर, वेसर एवं द्रविड़, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। जो आपकी नागर शैली होती है आपके उत्तर भारत में होती है, और द्रविड़ शैली जो होती है मंदिरों की ये आपके दक्षिण भारत में होती है, और मध्य भारत में क्या होता है ये आपका वेसर शैली होता है, वेसर शैली, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम था, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध शासक का एक अन्य नाम था। ऑप्शन है दिया आपका कुमारगुप्त द्वितीय, क्या दिया है कुमारगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी दिया आपका चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी दिया आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, और ऑप्शन डी दिया आपका रामगुप्त, ऑप्शन डी क्या दिया है रामगुप्त। ठीक है, तो किसकी बात करें विक्रमादित्य की, विक्रमादित्य प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम क्या था, ये थे आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर लें, इनका शासनकाल कब से कब तक था, तो ये थे आपके 380 से 414 ईस्वी तक, 380 से 414 ईस्वी तक किसका शासनकाल था, ये थे आपके कब से कब तक थे, 380 से 414 तक, 380 से 414 तक इनका क्या था शासनकाल था। इनकी राजधानी की हम बात करें, इनकी राजधानी क्या थी, तो इनकी राजधानी थी आपकी पाटलिपुत्र, इनकी 2 राजधानियाँ थी, इनकी 2 राजधानियाँ कौन कौन थी, पाटलिपुत्र थी एक थी पाटलिपुत्र, एक थी आपकी उज्जैनी, एक थी आपकी पाटलिपुत्र और एक थी आपकी उज्जैनी। ठीक है, अगर हम इनकी उपाधि की बात करें तो एक उपाधि थी इनकी विक्रमादित्य की, एक उपाधि थी इनकी सकारी क्या थी विक्रमादित्य थी, और एक थी आपकी सकारी क्योंकि इन्होंने शकों को पराजित किया था, सकारी की उपाधि अगर पूछे किसकी थी तो थी आपकी चंद्रगुप्त द्वितीय की। फिर एक थी आपके विक्रमांक, क्या थी विक्रमांक किसकी उपाधि थी, अभी आपकी विक्रमादित्य की थी। एक थी आपकी एक क्या थी परम भागवत, ये भी आपकी किसकी उपाधि थी, ये भी आपकी विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय की। ठीक है, और इन्हीं की अगर खास बात करें तो इन्हीं के शासक काल में अगर कौन चीनी यात्री आया था, तो यह था आपका फाहियान। और पूछे फाहियान भारत कब आया था, फाहियान किसके शासन काल में आया था, तो यह था चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासन काल में आया था। ये कब आया था, तो आया था आपका 399, गया कब था, तो 414, 399 से 414 तक, 399 से 414 तक यह भारत में रहा। ठीक है, अगर हम फाहियान के बुक की बात करें, तो इसकी बुक थी आपकी फाक्योकी, क्या फाक्योकी किसकी पुस्तक थी, ये आपके फाहियान की, किसकी थी फाहियान की। फाहियान कब आया था, 399 से 414 में गया था, 399 से 414 तक भारत में रहा था। किसके शासनकाल में आया था, यह था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, अगर हम किसकी बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर पत्नी कौन थी, इनकी पत्नी कौन थी, ये थी आपकी ध्रुव स्वामिनी कौन थी, इनकी पत्नी थी ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव देवी भी कह सकते हैं। ठीक है, ध्रुव देवी ही कहिए, क्या थी ध्रुव देवी। ठीक, ध्रुव देवी कौन थी, इनकी पत्नी थी। और अगर से बेटी की बात करें, इनकी बेटी कौन थी, तो इनकी बेटी थी आपकी प्रभावती गुप्त, कौन थी प्रभावती गुप्त कौन थी, ये इनकी बेटी थी।
अगर हम ध्रुव देवी की बात करें तो किसकी पत्नी थी आपकी कुमार सॉरी इनके बड़े भाई थे रामगुप्त। कौन थे? रामगुप्त की पत्नी थी। तो ये मतलब हार गए थे, ये हार गए थे शकों से। तो इन्हें मतलब शकों को किसने जीता था? मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय ने इन्हें छुड़ाकर इनसे विवाह कर लिए थे। किससे? ध्रुव देवी से, ध्रुव देवी से। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा जो है सही आंसर होता है कि विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का उपाधि था, यानी अन्य नाम था तथा चंद्रगुप्त द्वितीय की। अगर पूछे भारत के इतिहास में टोटल कितने विक्रमादित्य हुए हैं, तो टोटल आपके 14 विक्रमादित्य हुए हैं। कितने? 14 विक्रमादित्य हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सी नदी जो है आपके दादरा और नागर हवेली से बहती है। ऑप्शन दिया आपका मीठी नदी, ऑप्शन बी दिया दमन गंगा नदी, ऑप्शन सी दिया ताप्ती नदी और ऑप्शन डी दिया आपका गोदावरी नदी। ऑप्शन डी क्या दिया? गोदावरी नदी। किसकी बात कर रहा है? दादरा और नागर हवेली के बीच से कौन सी नदी बहती है? तो बहती है आपकी दमन गंगा नदी। और कहाँ से बहती है? आपके महाराष्ट्र और गुजरात से भी यह नदी बहती है। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात से भी यह नदी बहती है। अगर पूछे इस नदी के किनारे और कौन कौन से शहर हैं, इस नदी किनारे आपका वापी है। क्या है? वापी है और सिलवासा। वापी और सिलवासा पूछे किस नदी के तट पर है? तो आपके दमन गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है? ऑप्शन दिया आपका मयूरभंज हाथी रिजर्व, ऑप्शन बी दिया आपका संबलपुर हाथी रिजर्व, ऑप्शन सी दिया आपका सोनितपुर हाथी रिजर्व और ऑप्शन डी दिया आपका महानदी हाथी रिजर्व। ऑप्शन डी क्या दिया है? महानदी हाथी रिजर्व। तो पूछा है कौन सा इसमें से स्थित नहीं है, कौन इसमें मतलब कौन सही कथन नहीं है। तो अगर हम बात करें किसकी, मयूरभंज हाथी रिजर्व कहाँ है? तो आपके उड़ीसा में है। और अगर पूछे संबलपुर हाथी रिजर्व कहाँ है? ये भी आपके उड़ीसा में है। अगर हम सोनितपुर हाथी रिजर्व की बात करें तो ये कहाँ है? आपके असम में। कहाँ पर है? असम में है। ठीक है, और महानदी हाथी रिजर्व की बात करें तो आपके कहाँ है? ये भी आपके उड़ीसा में है। यानी जो ऑप्शन सी हमारा, ये हमारा सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का नाम सिटी ऑफ जॉय है? सिटी ऑफ जॉय है। ऑप्शन ए दिया आपका कोलकाता, ऑप्शन बी दिया आपका शिमला, ऑप्शन सी दिया आप चेन्नई और ऑप्शन डी दिया मुंबई। तो सिटी ऑफ जॉय की बात करें, सिटी ऑफ जॉय की बात करें किसका उपनाम है? ये आपके किसका है? कोलकाता का। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा जो है सही आंसर होता है। और पूछे और कोलकाता के किस नाम से जानते हैं? तो इसे जानते हैं आपके डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर पूछे किसे कहते हैं? तो अभी आपके कोलकाता कहते हैं। अगर मुंबई की बात करें तो इसे क्या कहते हैं? 7 टापुओं का नगर। 7 टापुओं का नगर पूछे किसे कहते हैं? तो आपके मुंबई को कहते हैं। ठीक है, 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहते हैं। और अगर पूछे मुंबई किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपके उल्हास नदी। कौन सी नदी है? उल्हास नदी के तट पे कौन सा शहर? उल्हास नदी के किनारे कौन बसा है? आपके मुंबई बसा है। मुंबई बसा है कहाँ पर? उल्हास नदी के तट पर। ठीक है, अब पूछे कौन सा द्वीप है? तो ये आपका सालसेट है। क्या है? सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप पे कौन सा शहर है? आपका मुंबई है। किस नदी के तट पर है? तो आपके मुंबई नदी के उल्हास नदी के तट पर, उल्हास नदी के तट पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई? स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई? ऑप्शन दिया आपका 1960, ऑप्शन बी दिया आपका 1963, ऑप्शन सी दिया 1961 और ऑप्शन डी दिया 1962। ऑप्शन डी क्या दिया? 1962। तो पुर्तगालियों को गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता किस वर्ष मिली? तो मिली थी आपके 1961 में। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? किस संविधान के तहत कहा है? 21वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन दिया आपका नेपाली, ऑप्शन बी दिया आपका सिंधी, ऑप्शन बी दिया आपका बोडो, यहाँ हो जाएगा आपका बोडो, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बोडो, और ऑप्शन सी आपका बोडो और ऑप्शन डी दिया आपका मैथिली। ठीक है, तो 21वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? ये जोड़ी गई थी आपकी सिंधी। आपसे
सिंधी, ठीक है। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन डी हमारा जो है, अरे ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक। अगर हम किसकी बात करें, भाषा की, भाषा किस अनुसूची में, आपके 8वीं अनुसूची में, ठीक। अगर पूछे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, मूल संविधान में आपकी 14 भाषाएं थी। अगर पूछे 14 भाषाएं कौन कौन सी थी, ठीक, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी वो 14 भाषाएं थी। एक थी आपकी कश्मीरी थी, क्या थी, कश्मीरी थी। एक थी आपकी पंजाबी थी, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, कश्मीरी हो गया, पंजाबी हो गया, हिंदी हो गया, बंगाली, क्या, बंगाली, आसामी, इसके बाद थी आपकी उड़िया, फिर थी आपकी गुजराती के बाद आपके मराठी के बाद आपका कन्नड़, क्या है, कन्नड़ के बाद आपका तेलुगु, फिर आपका तमिल, क्या, तमिल, ठीक है। कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, कितनी भाषाएं हो गई, ये हो गई आपकी टोटल आपकी 11। तमिल, ठीक है। एक है आपका मलयालम, तमिल, मलयालम। एक है आपका उर्दू और संस्कृत, ठीक है। ये आपकी मूल संविधान की 14 भाषाएं हैं, मूल संविधान की 14 भाषाएं हैं। और इसके बाद की बात करें 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी को जोड़ दिया गया, किसे, सिंधी को, ठीक है। इसके बाद आपके 21वें संविधान संशोधन, फिर आपका 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई, कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, आपकी 3 भाषाएं कब जोड़ी गई, 71वें संविधान के संशोधन के तहत, ठीक है। और इसके बाद 92वें संविधान संशोधन के तहत आपके 4 भाषाएं जोड़ी गई, कौन कौन सी थी, यह थी आपकी बोडो डोंगरी, मैथिली और संथाली, कौन कौन सी थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये आपकी 4 भाषाएं आपकी 92वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, मूल संविधान में कितनी भाषा, 14 भाषा, कौन कौन सी, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत। आपकी 14 भाषाएं क्या थी, ये मूल संविधान में थी, ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी, 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी जोड़ी गई, कौन सी, सिंधी। फिर इसके बाद 71वें संविधान संशोधन के तहत नेपाली, ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, यानी 3 भाषाएं आपकी 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। तो 14 उधर थी, एक सिंधी 15 और 3 ये कितनी हो जाएगी, 18, यानी 4 बचे। 4 भाषा कब जोड़ी गई, ये जोड़ी गई थी आपकी 92वें संविधान संशोधन के तहत, 92वें संविधान संशोधन के तहत। कौन कौन सी हैं, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए दिया आपका तमिलनाडु, ऑप्शन बी दिया आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन सी दिया आपका आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी दिया आपका केरल। ऑप्शन डी क्या दिया है, केरल। तो विवेकानंद मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है, आपके तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु कहाँ पर स्थित है, तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, कहाँ पर, कन्याकुमारी में, समुद्र में स्थित एक स्मारक है, कन्याकुमारी में, कहाँ पर, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, ठीक है, कन्याकुमारी में स्थित है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, उस देश का नाम बताएं जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है, उस देश का नाम बताएं जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। ऑप्शन ए दिया आपका नेपाल, ऑप्शन बी दिया पाकिस्तान, ऑप्शन सी दिया आपका श्रीलंका और ऑप्शन डी दिया आपका, ऑप्शन डी क्या दिया, म्यांमार। अगर हम नेपाल की बात करें, नेपाल की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी आपकी काठमांडू, क्या है, काठमांडू। इसकी रुपया मुद्रा क्या है, तो इसकी रुपया आपके नेपाली रुपया है, इसकी मुद्रा आपका नेपाली रुपया, ठीक। अगर पाकिस्तानी की बात करें, पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद है, इसकी मुद्रा की बात करें क्या है, ये आपका पाकिस्तानी रुपया है। श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्रीलंका की राजधानी, तो इसकी राजधानी आपका श्री जयवर्धने
श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे, श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे, ये किसकी राजधानी है? ये श्रीलंका की राजधानी है। कैसी राजधानी है? प्रशासनिक राजधानी। क्या है? प्रशासनिक राजधानी श्रीलंका की क्या है? श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे। ठीक है। अगर पूछे व्यापारिक की राजधानी क्या है? व्यापारिक राजधानी पूछे क्या है तो वह आपको कोलंबो। क्या है? कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो, जो कि व्यापारिक राजधानी है। और अगर प्रशासनिक राजधानी पूछे तो आपकी श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे है। ठीक है। अगर हम म्यांमार की बात करें, इसकी म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है नैपीदा। नैपीदा किसकी राजधानी? आपकी म्यांमार की राजधानी है। अगर पूछे इसकी यानी म्यांमार की मुद्रा क्या है? इसकी म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार क्यात है। म्यांमार क्यात। अगर पूछे म्यांमार क्यात किसकी मुद्रा है तो आपके म्यांमार की मुद्रा है। ठीक है। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, क्योंकि म्यांमार की मुद्रा आपका रुपया नहीं है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है। जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है, यानी चुनार किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए दिया आपका कांच उद्योग, ऑप्शन बी दिया आपका सीमेंट उद्योग, ऑप्शन सी दिया आपका लोहा उद्योग और ऑप्शन डी दिया आपका चीनी उद्योग। ऑप्शन डी दिया आपका चीनी उद्योग। ठीक है। तो अगर हम कांच उद्योग की बात करें, किसकी? कांच उद्योग की बात करें तो कांच उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है? मतलब कांच उद्योग मतलब कौन सा शहर कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आपके है फिरोजाबाद। कौन सा शहर है? फिरोजाबाद जो है आपके कांच के लिए प्रसिद्ध है। कांच के लिए प्रसिद्ध है। और सीमेंट उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो आपके चेन्नई है। कौन है? चेन्नई आपके सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और लोहा उद्योग के लिए आपके बंगाल का कौन सा शहर है? हीरापुर। बंगाल का हीरापुर, यानी पश्चिम बंगाल का हीरापुर। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके लौह उद्योग के लिए। चीनी उद्योग के लिए चीनी मिट्टी के लिए कौन प्रसिद्ध है? आपका चुनार। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया नागरिकता को संविधान के किस अनुसूची में स्थान दिया गया? नागरिकता को संविधान के किस अनुसूची में स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए दिया आपका राज्य सूची में, ऑप्शन बी दिया आप संघ सूची में, ऑप्शन सी दिया आपका समवर्ती सूची में और ऑप्शन डी दिया आपका इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या दिया है? इनमें से कोई नहीं। किसकी बात करें? नागरिकता को। किसकी? नागरिकता को। तो नागरिकता किस में रखा गया? आपके संघ सूची में रखा गया। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है। तो अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? किस सूची में, यानी किस सूची में? तो कौन कौन सूची है? राज्य सूची है, संघ सूची है और समवर्ती सूची। इसे किस में बताए गए हैं? तो आपके भारत की जो 12 अनुसूचियाँ हैं उनमें से 7वीं अनुसूची में तीन सूचियों के बारे में बात की गई है। किसमें? 7वीं अनुसूची में। अगर पूछे राज्य सूची में कितने विषय हैं? राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो इसमें आपके टोटल 61 विषय हैं। और संघ सूची में 100 विषयों को रखा गया और समवर्ती सूची में 52 विषयों को रखा गया। ठीक है। अगर हम भारत के अनुसूचियों के बारे में बात करें, अगर पूछे पहला अनुसूची किससे संबंधित है? आपका राज्य और यूटी से संबंधित। किससे? राज्य और यूटी से संबंधित। कौन? पहला। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? ये आपके संबंधित है किससे? वेतन भत्ते से। वेतन भत्ते से। तीसरी किससे संबंधित है? तीसरी आपकी संबंधित है आपके शपथ से। किससे? शपथ से। पूछे कौन सा अनुसूची संबंधित है? आपके तीसरी अनुसूची। चौथी की बात करें, किसकी? चौथी की अनुसूची के में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किससे संबंधित है? आपके चौथी अनुसूची से। पाँचवीं की बात करें, पाँचवीं में क्या है? पाँचवीं अनुसूची में क्या है? तो हमें इसमें दिया आपके SC और ST के संबंध में 5वीं अनुसूची को बताया गया है। छठी अनुसूची में आपके पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के बारे में बताया गया। कौन कौन से हैं? असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और मेघालय है। कौन कौन है? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। ठीक है। और 7वीं अनुसूची में आपकी 3 सूचियों के बारे में बताया गया। कौन कौन से? राज्य सूची, यानी 7वीं में क्या बात करें? सूची। इसमें क्या है? 3 सूची के बारे में बताया गया। 8वीं क्या है? 8वीं आपकी भाषा से। 8वीं किससे है? भाषा से है। 9वीं किससे है? 9वीं आपकी भूमि सुधार से। भूमि सुधार से। 9वीं भूमि सुधार से है। और 10वीं की बात करें, 10वीं किससे? आपके दल बदल से। दल बदल से है। और 11वीं की बात करें, 11वीं किससे है? आपके ग्राम पंचायत से है। ग्राम पंचायत से है। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये आपके 12वीं अनुसूची आपके नगर पंचायत से। नगर
नगर पंचायत से आपके 12वीं अनुसूची संबंधित है। ठीक है, अगर पूछा 11वीं अनुसूची में कितने मतलब 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, या कितने विषय मान लीजिए, तो कितने हैं टोटल आपके 29 विषय, कितने 29 विषय हैं। ठीक है, और 12वीं अनुसूची में कितने हैं आपके 18 विषयों को रखा गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान सही जो युग्म में आपका सही नहीं है। ऑप्शन ए दिया आपका हवा महल राजस्थान, ऑप्शन बी दिया आपका विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी दिया आपका नालंदा असम, और ऑप्शन डी दिया आपका लाल किला दिल्ली। ऑप्शन डी क्या दिया है, लाल किला दिल्ली। ठीक है, तो पूछा कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही नहीं है। अगर हम हवा महल की बात करें, किसकी, हवा महल की बात करें, कहाँ पर है आपके राजस्थान के कहाँ पर है, जयपुर में राजस्थान के जयपुर में, अगर पूछे किसने बनवाया था आपके महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इससे कौन सा महल बनवाया था, आपके हवा महल बनवाया था, कहाँ पर, राजस्थान के जयपुर में। अगर हम विक्टोरिया मेमोरियल की बात करें, कहाँ पर है आपके पश्चिम बंगाल में है। और अगर नालंदा की बात करें, किसकी, नालंदा की बात करें तो कहाँ पर है, ये आपके बिहार में, न कि असम में है। ठीक है, कहाँ है, आपके बिहार में। नहीं, ऑप्शन सी हमारा जो है यही हमारा गलत है। लाल किला की बात करें तो कहाँ है, आपके दिल्ली में, कहाँ पर है, दिल्ली में। ठीक, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है नालंदा असम दिया था, नालंदा कहाँ पर है, ये आपके बिहार में। नालंदा कहाँ पर है, ये आपके बिहार में। ठीक है, अगर नालंदा को बनवाने के श्रेय अगर पूछे किससे दिया जाता है, ये दिया था आपके कुमार गुप्त को, किसे, कुमार गुप्त को। ठीक, अगर पूछे दिल्ली लाल किला कहाँ पर है, आपके दिल्ली में, किसे बनवाया, तो बनवाया था आपके शाहजहां ने। एक लाल किला एक बताया जाता है कि अकबर का लाल किला अगर पूछे तो कहाँ हो जाएगा आपके आगरा में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन ए दिया आपका विलियम बेटिंग, ऑप्शन बी दिया आपका डलहौजी, ऑप्शन सी दिया आपका कार्नवालिस, और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये थे आपके विलियम बेटिंग, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, अगर ये कब बने थे, 1833 के अधिनियम के द्वारा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। कौन बने थे, विलियम बेटिंग। ठीक है, अगर पूछे भारत का पहला वायसराय कौन है, भारत का पहला वायसराय भारत का पहला वायसराय कौन थे आपके कैनिंग। ये कौन थे, ये आपके कैनिंग थे। कौन थे, कैनिंग, भारत के पहले वायसराय। अगर पूछे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ये थे आपके माउंट बेटन कौन थे, आपके स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अगर पूछे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, यानी भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपके श्री राजगोपालाचारी, यानी ये बोल सकते हैं वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, रामगढ़ ताल व चिलुआ ताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं। रामगढ़ ताल और चिलुआ ताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं। ऑप्शन दिया आपका गोरखपुर, ऑप्शन बी दिया आपका संत कबीर नगर, ऑप्शन सी दिया आपका लखनऊ, और ऑप्शन डी दिया आपका उन्नाव। ऑप्शन डी क्या दिया है, उन्नाव। तो रामगढ़ ताल और चिलुआ ताल की बात करें कहाँ स्थित है, आपके गोरखपुर में, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम संत कबीर नगर में बात करें, इसमें कौन सा झील है, तो आपके बखीरा झील है। कौन सा है, बखीरा झील पुर से कहाँ पर है, तो आपके संत कबीर नगर में है। और लखनऊ की बात करते हैं, यहाँ पर आपका करेला और इतौजा, करेला व इतौजा झील पूछे कहाँ पर है, करेला और इतौजा झील ये कहाँ पर आपके लखनऊ में। ठीक है, अगर हम किसकी बात करें, उन्नाव में कौन सा है, यहाँ पे आपका नवाबगंज झील। ठीक है, नवाबगंज झील कहाँ पर है, आपके उन्नाव में। इसके बाद एक और है आपका कुद्रा समुंदर झील, ये भी कहाँ पर है, आपके उन्नाव में। ठीक है, पूछा था रामगढ़ ताल और चिलुआ ताल उत्तर प्रदेश किस जिले में, आपके गोरखपुर में है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया, माचिस की तीली और डिब्बी बनाई जाती है। माचिस की तीली और डिब्बी बनाई जाती है। ऑप्शन ए दिया खैर वृक्ष से, ऑप्शन बी दिया आपका तेंदु पत्ते से, ऑप्शन सी दिया आपका सेमल अर्जुन व गुरेल वृक्ष से, ऑप्शन डी दिया आपका साखू पलाश व महुए के पत्ते से। ठीक है, किसकी बात करें? माचिस की तीली। माचिस की तीली किससे बनाई जाती है? माचिस की तीली किससे बनाई जाती है? बनाई जाती है सेमल अर्जुन व गुरेल के वृक्ष से, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम पूछे खैर वृक्ष से क्या बनाई जाती है? खैर वृक्ष से क्या बनाया जाती है? इससे बनाया जाता है आपका कत्था। क्या बनाया जाता है? कत्था। ठीक है, कत्था बनाया जो आपके पान में यूज करते हैं। कौन किस पेड़ से? खैर वृक्ष से। अगर हम पूछे तेंदु, तेंदु पत्ते से क्या बनाया जाता है? तेंदु पत्ते से क्या बनाया जाता है? इससे बीड़ी बनाई जाती है। क्या? बीड़ी। बीड़ी बनाई जाती है। क्या? बीड़ी किससे? तेंदु पत्ते से। और साखू पलाश और महुए के पत्ते से क्या बनाया जाता है? इससे पत्तल व दोने बनाए जाते हैं। पत्तल व दोने किससे बनाए जाते हैं? बनाए जाते हैं आपके साखू पलाश और महुए, यानी सखुआ पलाश और महुआ के पत्ते से क्या बनाते हैं? आपके पत्तल एवं दोने। सेमल अर्जुन व गुरेल के वृक्ष से क्या बनाते हैं? आपके माचिस की तीली। तेंदु पत्ते से क्या बनाया जाता है? आपकी बीड़ी बनाई जाती है। खैर वृक्ष से क्या बनाया जाता है? आपका कत्था बनाया जाता है। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। ठीक है, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए आपको टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।